नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर लोअर पीसीएस की तैयारी चल रही है और लोअर पीसीएस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जाता है बच्चों के, बहुत ही ये कमेंट आ रहे हैं। तो आपको बता दें, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपकी हिस्ट्री और चौथा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका जनरल साइंस। अगर ये चार आपकी मजबूत हैं तो 80% आपका सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, कितने? 80%। तो हमारे चैनल पर अभी तक लगभग आपकी ज्योग्राफी और आपकी पॉलिटी को लगभग कंप्लीट किया गया है, लेकिन पूर्णतः अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तीसरा आपका सब्जेक्ट चालू हो गया आपका इतिहास। ठीक है, और इतिहास को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, अगर आप नए हैं तो आपको बता दें, हमारे चैनल पर चैप्टर वाइज पढ़ाई की जाती है। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट पेपर टाइम में लगाया जाता है, लेकिन उसके पहले जो तैयारी होती है चैप्टर वाइज होती है। जैसे इतिहास को हम लोगों तोड़ेंगे तो प्रागैतिहासिक काल, अद्यैतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है उसे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। फिर वैदिक सभ्यता होती है ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। ठीक है ना। और इसके बाद जो ऐतिहासिक काल है उसमें हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये सब पढ़ेंगे। मतलब एक चैप्टर वाइज यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अगर चाहते हैं कि हम अपनी हिस्ट्री को मजबूत कर लें तो आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो आपको सॉलिड ही पढ़ाते हैं, आपका पूरा का पूरा बेस कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आज हमने इस वीडियो में, क्योंकि इतिहास स्टार्ट किया है तो इतना बोल दिया है, हर एक वीडियो में इतना हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट में धीरे धीरे करके एक एक वीडियो करके उनको भी समाप्त कर दीजिए। तो चलते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपका सूची फर्स्ट में दिया है जो कि काल विभाजन है, और आपका सूची दिया है जो कि आपका कितने ईस्वी पूर्व की बात कर रहा है। तो देखिए, जो पूरा पाषाण काल आपका है, ठीक है, पूरा पाषाण काल जो आपका है वो आपका हुआ करता था 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व। ठीक है, अर्थात एक का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर दूसरा। जो आपका मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल, वो आपका हो जाएगा 3rd नंबर, अर्थात यहाँ पर 9000 से आपका 4000। फिर आपका आता है नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल ये होता है आपका 2000 तक। ठीक है, और इसके बाद जो आपका उत्तर है, तो उत्तर आपका कौन हो जाएगा यहाँ पर, इसका 1st नंबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन हमने बता दिया, ये आपका सही हुआ है। आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलान कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मानव सभ्यता के आरंभिक काल जो कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन 3 में नहीं आता है? अभी हमने पहले ही बता दिया था, ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और इसमें से जो आपका नहीं आता है वो कौन सा नहीं आता, तो डी नंबर महापाषाण काल। ये महापाषाण काल वर्ड आपका नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि मानव सभ्यता के आरंभिक काल जो होता है उसे प्रागैतिहासिक काल को कहते हैं, और इसे 3 भागों में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो महापाषाण काल दिया है ये दक्षिण भारत में विशाल राज्यों से निर्मित समाधियों से संबंधित ये वर्ड आपका दिया गया है, महापाषाण काल, जिसे इतिहासकारों ने लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी की मध्य इसको निर्धारित किया था। ये दक्षिण भारत की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो कि प्राक मानव जो कि होमोसेपियन से प्रजाति रूप में भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता था, इसे किस नाम से जानते थे? इसे जानते थे हम लोग, ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, जो कि दिया है आपका प्रीथेकैंथोपस के रूप में जानते थे। ठीक है, पीथेकैंथोपस के रूप में इसे जाना जाता, जो कि कह सकते हैं कि आरंभिक मध्य के अत्यंत न्यूनतम काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जातियों का आविर्भाव हुआ था। इसे ही हम लोग जानते हैं, जो कि इस रूप में, या इसे एक शुद्ध नाम होता है जो कि कह सकते हैं होमो इरेक्टस। ठीक है, क्या नाम इसका दूसरा होता है? होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है सीधा चलने वाला कपि मानव। ठीक है, सीधा चलने वाला कपि मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर,
भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत बार क्वेश्चन आपका आया है ये कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो आपका है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो पहली बात ये होती है पढ़ता क्या है उसके बारे में अभी यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो भीमबेटका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ये नंबर, गुफाओं के शैल चित्रण के लिए जाना जाता है। भीमबेटका है ये प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लोकप्रिय है और ये गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज में स्थित हैं। इनकी जो खोज हुई थी 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर द्वारा की गई थी और इन गुफाओं से प्राकृतिक लाल एवं सफेद रंगों के वन्य प्राणियों के शिकार दृश्य के अतिरिक्त हाथी, बाघ आदि को चित्रण किए गए हैं। लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी तथा 150 किलोमीटर ऊंची भीमबेटका की 754 गुफाओं में लगभग 500 चित्र अंकित किए गए हैं, जिसे जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया था। इस क्वेश्चन का इतना बड़ा आंसर आपका था, मतलब पूरी तरीके से क्या है ये आप जान गए होंगे। यही खासियत है हमारे इस वीडियो की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? बहुत बार क्वेश्चन आपका आया है लोअर पीसीएस में। तो ये आपकी जगह है, आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम एक नवपाषाणिक स्थल है जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से लगभग 6 मीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य भी मिलते हैं। स्थानीय भाषा में कहा जाए तो बुर्ज होम को प्लेस ऑफ बिर्च कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और इसकी खोज जब हुई थी तो आपकी 1935 में इसकी खोज हो पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? ये किया था ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा HD सांकलिया ने। ठीक है, HD सांकलिया ने यहाँ पर नवदा टोली का उत्खनन किया था। यह है कहाँ? तो इसकी बात करें तो नवदा टोली इंदौर से दक्षिण की ओर लगभग 60 मील है। ठीक है, 60 मील की दूरी पर स्थित मालवा संस्कृत से संबंधित ये आपका ताम्र पाषाणकालीन स्थल है और इसका उत्खनन किसने किया था? यह कह सकते हैं कि शोधकर्ता जो थे दक्कन कॉलेज पूना के शोधकर्ताओं ने खोजा था इसमें से। ठीक है, और यहाँ पर किसने खोजा था तो आपको बता ही दिया है कि आपका सी हो जाएगा HD सांकलिया ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? किस प्रकार से दफनाते थे? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ठीक है, ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग क्या करते थे? मृतों को घरों के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की दिशा में दफनाते थे और इनकी जो कब्रें थीं तो इनकी कब्रों में मिट्टी के मटके जैसे हड्डियां और तांबे के कुछ वस्तुएं भी रखते थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक जो युग कहा जाता है किसे कहते हैं? तो 9 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। ठीक है, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक हम लोग युग भी कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो ताम्र युग होता है या तांबा युग, ठीक है ना, तो नवपाषाण युग के बाद जो प्रारंभ होता है। ठीक है, और ताम्र पाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे के उपकरण का प्रयोग करते थे। इसे ही चालकोलिथिक युग भी कहा गया था। इस काल की प्रमुख संस्कृति थी जो कि मालवा संस्कृत और आपकी जोरवे संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि गैरिक मृदभांड पात्र जो कि OPC का नामकरण हुआ था, ये नामकरण जो हुआ था ये हुआ था ऑप्शन राइट आपका हस्तिनापुर में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? हस्तिनापुर में आपका ये हुआ था। यह हस्तिनापुर जो लगभग जो है हस्तिनापुर और आपका अतरंजी खेड़ा में हुआ था। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित है आपके जोधपुर में, जो कि गैरिक मृदभांड का सबसे छोटा जमाव देखा गया है। यहाँ से काले व लाल जो कि मृदभांड का प्रयोग करने वाले लोगों की बस्तियों में अस्तित्व का पता चलता है। कहाँ पर? हस्तिनापुर और आपका अतरंजी खेड़ा में लगभग ये चीज आपको देखने के मिलते हैं, जो कि लाल और कैसे होते थे आपके यहाँ पर काले रंग के मृदभांड हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान में स्थित है उस स्थल का आपको नाम बताना है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, मेहरगढ़।
ठीक है। मेहरगढ़ जो वर्तमान में है बलूचिस्तान अर्थात पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे है। कहाँ पर है? बोलन नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक इतिहास के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से कृषि कर्म के साथ साथ तांबा गलाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं आपके मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि अब क्वेश्चन आपके शुरू होंगे जो कि सैंधव सभ्यता से। सैंधव सभ्यता से हमने बता दिया है कि हिस्ट्री में लगभग आपके 25 पार्ट से ज़्यादा नहीं बनेंगे और उसी में पूरी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप मन लगा के पूरे वीडियो देखते हैं तो 100% आपके अंदर एक जोश और जुनून 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता जो संबंधित है आपके आद्य ऐतिहासिक युग से, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। और जिसका लगभग कार्यकाल कह सकते हैं तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह सभ्यता हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। और इसी के अनुसार से देखा जाए तो मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं में से इसी के समकालीन उधर भी चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए भाई कौन सा नहीं सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए जो हड़प्पा है वो दयाराम साहनी ने खोदा था और ये 1921 में। कब? 1921 में। वहीं पर बात करें जो आपका लोथल है तो लोथल को जो खोजा था एस.आर. राव ने। एस.आर. राव ने जो कि कह सकते हैं 1955 में। ठीक है। सुरकोटदा जो कि जे.पी. जोशी ने खोजा था ये आपका 1954 में। और जो धौलावीरा है धौलावीरा को ये कह सकते हैं वी.के. थापर ने नहीं किया था। ये किसने किया था? तो धौलावीरा की खोज किया था जगपत जोशी एवं R.S. बिष्ट ने 1967 ईस्वी में खोज की थी। अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। धौलावीरा की खोज इन्होंने नहीं किया था। किसने किया था? अभी हमने आपको बताया कि जगपत जोशी एवं R.A. विराट ने 1967 में खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल का नाम है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, हड़प्पा। जो हड़प्पा है तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो कहते हैं एक जगह पड़ता है पंजाब प्रांत में मोंटेगोमरी। ठीक है, मोंटेगोमरी में ये स्थित है हड़प्पा, जो कि सैन्य सभ्यता का एक महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल है। और यह स्थल जो आपका है रावी नदी के तट पर स्थित है। और 1921 में भारतीय पुरातात्विक दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई प्रारंभ की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अन्नागार। ठीक है। अन्नागार जो था ये आपके मोहनजोदड़ो की खुदाई जब हुई थी 1922 में तो रखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और यहाँ से सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। कितनी थी? तो इमारत की कभी कभी हाइट लंबाई भी पूछ लेता है। तो लगभग 45.71 मीटर लंबी थी और 22.86 मीटर चौड़ी थी। और यह राजकीय भंडारागार था, अर्थात राजकीय भंडारगृह यही था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में स्थित ये सभ्यता का ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? सी नंबर, लोथल। लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और लोथल की खुदाई रंगानाथ राव के नेतृत्व में की गई थी लगभग 1954-55 में। और लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीबाड़ा जो कह सकते हैं एक बंदरगाह का साक्ष्य भी मिला है। तथा हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का पैमाना लोथल से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो कह सकते हैं कि व्यवस्थित शहरी जीवन। वहाँ का जो जीवन था सिंधु घाटी का वो एक व्यवस्थित सिंधु घाटी जीवन था। ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थल जो कि रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो रंगपुर कहाँ पर है? आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा भी होगा और ये सही राइट जवाब हो जाएगा आपका गुजरात। रंगपुर जो पड़ता है आपका गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के कठियावाड़ जिले में, जो कि
सुखभादर एक नदी है, मादर नदी, ठीक है, कभी भाई भादर उसे बोलते हैं, मादर नदी के समीप स्थित है। और इसकी खुदाई लगभग 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। रंगपुर एक पहाड़ी एवं असमतल भूमि है। यहाँ से कच्ची ईंटों का दुर्ग भी मिला है तथा पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ से धान की भूसी का भी साक्ष्य मिलता है, ये भी याद रखना, रंगपुर से भूसी जो कि धान की भूसी का भी साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिए। कभी आपको ज़्यादा अच्छा वीडियो होगा, कभी आपको थोड़ा सा स्लोली मोशन भी होगा, क्योंकि आपकी इतिहास है, कहीं आपको अच्छा लगता है, कहीं आपको अच्छा नहीं लगता। क्यों? जिसमें आपने इंटरेस्ट बना लिया वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगी, लेकिन जिसमें आपकी पकड़ नहीं है तो वो तो बोरिंग होगी ही, लेकिन उसको अच्छा बनाने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वो करते थे पशुपति की। किसकी? पशुपति की। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग एक कह सकते हैं कि मातृ देवी का भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लेकिन मातृ देवी भी करते, क्योंकि मातृ देवी और रुद्र देवता यह कह सकते हैं कि पशुपति, जो सिंधु घाटी के लोग थे, मातृ देवी की और रुद्र देवता यह कह सकते हैं पशुपति, अर्थात पशुपति बोलते हैं शिव को, क्यों उनकी पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त कह सकते हैं कि पशु पूजा का भी प्रचलन इस समय काफी था। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा, यहाँ पर आपका एक वर्ड मिलता होगा, कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, यह भी आपका पॉइंट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वे कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं चांदी के साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, जो कि आपके हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन करें हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इतनी बार क्वेश्चन आपका आया है, लेकिन फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर हड़प्पा स्थलों में अभी तक जो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर, लोहा की यहाँ पर प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन थी और कृषि कार्य हेतु लगभग पत्थर व कांसे के ही औजारों का प्रयोग करते थे, जबकि सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। लौह युग का जो प्रचलन हुआ है वो आपका हुआ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। लोहे के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं गांधार, जो कि कह सकते हैं पाकिस्तान से मिले हैं। ठीक है, और इसके उपकरण इनके काम में आए हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट होता है क्या कि लौह उपकरण वाली पहली बार जो लौह पात्र था, अर्थात लौह उपकरण पहली बार अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? याद रखना कि जो लोहे के उपकरण प्राप्त हुए थे पहली बार अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, और देखिए अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही पढ़ाई करना भी पड़ेगा। यहाँ पर खिलवाड़ की तरीके से पीसीएस आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को देखिए, और लगे कि आपका लेवल का नहीं है तो वीडियो मत देखिएगा। ठीक है, लेकिन आपको पीसीएस बनना है तो आपको ऐसे ही स्ट्रगल मेहनत करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को गौर करना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, जो कि आपका राखीगढ़ी है। ठीक है, ये राखीगढ़ी सबसे पुराना है। राखीगढ़ी कह सकते हैं कि ये हरियाणा के लगभग पास पड़ता है। ठीक है, हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल से उत्खनन से सत्यापित हो चुका है कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल था राखीगढ़ी, जो कि हिसार या हरियाणा में है। ठीक है, और राखीगढ़ी जो लगभग कह सकते हैं कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इस पूरा स्थल की खोज आपकी 1963 में प्रोफेसर सूरज भान और आचार्य भगवान देव ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो ये मूर्ति का नाम है जो कि कह सकते हैं नृत्य करती हुई, यहाँ पर ठीक है, नृत्य करती हुई नृत्य की, जो कि ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, नृत्य करती हुई नृत्य की। ठीक है, जो कांसे से निर्मित थी। ठीक है, कांसे से निर्मित आपकी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि 13 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? अभी हमने आपको बताया था कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और यहीं से सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मिले थे। अभी हमने आपको बताया था
जो कि कहाँ से हुआ था। तो स्नानागार की अगर बात करें कि इसकी हाइट कितनी थी, तो स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था और इसकी फर्श पक्की ईंटों से निर्मित थी। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी और मार्शल ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। जो स्नानागार था वो धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया गया था प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है, हड़प्पा के लोग किस वस्तु से उत्पादन में अग्रणी थे, अर्थात हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। ये अग्रणी थी, जो कि ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, कपास। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो था वो कृषि था, वे कपास उत्पादन में अग्रणी थे तथा अन्य फसलों में परिचित थे। लेकिन ये फसलें जो कह सकते हैं कि चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि करते थे, लेकिन कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही प्रारंभ हुआ है। ठीक है ना, तो आपको याद रहे कि सिंडन सभ्यता इसीलिए कहते हैं क्योंकि कपास का दूसरा नाम होता है सिंडन। ठीक है, यूनानी लोग बोलते थे कपास को सिंडन, इसीलिए सिंडन को कहते थे, इसलिए सिंधु शब्द की भी निकल के आया, अर्थात कपास की खेती आपकी यहीं पर हुई थी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए आ गया है, वैदिक काल और वैदिक काल में आपको कमेंट करके क्वेश्चन बताना है, जो कि आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है। और आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए अगर आपको आंसर आ रहा है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। शायद आप जवाब दे पाएं या नहीं दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप अगर नहीं आता तो भी आप यहाँ पर कमेंट करिएगा। यहाँ पर किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, 4 ऑप्शन है, आपको जवाब सही देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और लगातार ऐसे ही तैयारी करना है तो हमारे प्लेलिस्ट से जरूर देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शायद ही इस प्रकार से कहीं पर आपको पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।